तो 1962 का युद्ध हम क्यों हारे और उससे सबसे बड़ी सीख क्या मिली हमारी आइडियोलॉजी को, पॉलिटिशियंस को और मिलिट्री को? 1962 में हम इसलिए हारे क्योंकि हम बहुत ज्यादा आइडियलिज्म में चले गए थे। हम आजादी के बाद आइडियलिस्टिक बहुत हो गए थे। हम फिलोसफिकल ज्यादा होते जा रहे थे और हमें ये लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया की एपिटाइट लड़ाई झगड़ों के लिए खत्म हो गई है और हम शांति का झंडा लेकर चलेंगे और लोग हमारे पीछे पीछे चलेंगे और महात्मा गांधी की लेगेसी के साथ हम निकले थे। ये एक जनरल ये, बट इसको मैं दूसरे तरीके से देखूंगा। आप भूखे थे, आप नंगे थे, सर पे छत नहीं थी, आपका इलाका बहुत बड़ा था, उसकी सुरक्षा करने की आपकी काबिलियत नहीं थी, तो आपने बहुत ही बड़ा फिलोसफिकल स्टांस ले लिया कि यार ये तो कर नहीं पाएंगे, तो हम एक हायर मॉरल ग्राउंड लेकर और फिर अपना खेलते हैं, धीरे धीरे जब बनेगा तब देखेंगे। ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। भाई आपके पास काबिलियत ही नहीं है। हाँ। अब हमने चीन को यूएन की सीट भी दे दी। जब कबायलियों का हमला, पाकिस्तानियों ने हमला किया और हम जीत रहे थे, तो सीज फायर को लेकर भी हम यूनाइटेड नेशंस पहुंच गए। वो सबसे पहली एक बेवकूफ़ी मानूंगा मैं। उस बेवकूफ़ी की गहराई क्या है? उस समय हमारे पास बहुत फौज थी। हाँ। वो अंग्रेज बहुत फौज छोड़ के गया था। शायद 22 या 27 लाख की फौज थी। अभी उसको एम्बॉडी नहीं किया गया था। और इनफैक्ट पाकिस्तान के पास तो एमिनिशन भी नहीं था। तो वो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक अच्छा मौका था। वो भी एमिनिशन भी उन दिनों में, जो ये युद्ध शुरू होने से पहले एमिनिशन भी हमने दिया था उसको कि अच्छा भाई ठीक है, ये एमिनिशन तुम ले लो। उसी एमिनिशन का इस्तेमाल करके वो यहाँ घुस गए थे, कबायलियों को बांट दिया। तो हम बहुत नाइव रहे, हम एक अलग ही लाइन में चले गए और बेवकूफ बन गए। बेवकूफ बन गए। अंग्रेज जिन्ना की मदद कर रहा था, आपकी तो मदद कर नहीं रहा था। आपसे तो वो खार खाए हुए था। आपने उससे उसका एम्पायर तोड़ा था, आपने तो उससे सत्ता छीनी थी। वो आपके साथ नहीं था, वो जिन्ना के साथ था, क्योंकि वो उसका मोहरा था। वो आपसे खुंदस सेटल करने के लिए उसने वो जिस नॉर्मल जैसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं लोगों में, तो हथियार एम्युनिशन हमने दिया, पैसे हमने दिए। नेहरू जी की गांधी जी की के ऊपर हमला भी तो इसी कारणों से हुआ था ना। यही बैकड्रॉप था कि भाई जब आपका हो गया तो आप क्यों दे रहे हो भाई, क्यों इतना पैसा और हथियार क्यों दे रहे हो। तो ये था। और हम तो मुजफ्फराबाद के नजदीक थे। डोमेल मेरे ख्याल से 10-15 किलोमीटर दूर था या 20 किलोमीटर दूर था उड़ी से, जहां पे अभी लाइन ऑफ कंट्रोल है। और कोई रोकने वाले नहीं, पाकिस्तानी तो भाग रहा था। हाँ, तो उस समय घुस जाना चाहिए था। और थिमैया जो कमांडर इन चीफ थे, वो ये कहते रहे नेहरू से कि आप मुझे एक एक्स्ट्रा डिवीजन दे दें। नेहरू ने बोला कि पंजाब के अंदर राइट हो रहा है पार्टीशन का, मैं तुमको नहीं दे सकता हूं, जबकि हम दे सकते थे। हमारे पास बहुत फौज थी, हम दे सकते थे। ये पीओके खासतौर से मुजफ्फराबाद और ये वाला इलाका बड़ी आसानी से हमारे कब्जे में आ जाता। ऊपर स्कार्डू ले से कोई दूर नहीं था, वहां भी फौजें भाग रही थी, पाकिस्तानी भाग रहे थे। और अगर स्कार्डू आ जाता तो गिलगिट भी कोई दूर नहीं था। कोई इतना बहुत भारी वो नहीं था। हम पता नहीं क्यों यूनाइटेड नेशंस चले गए। लेकिन इसका भी एक नजरिया एक और भी है। इसको अगर देखें, अगर मान लो कि हमने पूरा इलाका कब्जा कर लिया होता, अब इसको ऐसे सिचुएशन को डाल के देखते कि चलिए साहब, नेहरू वहां नहीं जाते, हमने पूरा मुजफ्फराबाद और पूरा इलाका काबू कर लिया होता, और फिर ये अलगाववाद की आग लगती, सिविल अनरेस्ट जो कि लगी 90 में, जब इस्लामिक नेशनलिज्म पैन एशिया राइज हो रहा था। फिलिस्तीन में अराफात से लेकर ईरानियन रेवोल्यूशन
अफगानिस्तान और कश्मीर, पूरे इलाके के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन वाली स्थिति थी, अरब वर्ल्ड के अंदर थी, एक इस्लामिक नेशनलिज्म रूस पे था। ऐसी सिचुएशन होती तो फिर आपका क्या होता? हाँ, और इसीलिए ये कहा जाता है कई बार कि जहां जहां शेख अब्दुल्ला का एक्चुअल कंट्रोल था, एक्चुअल में एलओसी वहीं बना हुआ है, क्योंकि नेहरू उसके आगे जाने में कतरा रहे थे। अब इसको आप कैसे भी देख लो, लेकिन अगर आप, मैंने जैसे कहा कि आप ये पूरा इलाका कब्जा कर लेते और फिर अनरेस्ट होता, आपको कितनी बड़ी फौज चाहिए होती गिलगिट बल्तिस्तान के अंदर और मुजफ्फराबाद, मीरपुर और इस इलाके को कंट्रोल करने के लिए। आप सोच के देखिए, आज की तारीख में आपने ये कंट्रोल कर लिया, कश्मीर और जम्मू बराबर बराबर का है, ऑलमोस्ट बराबर की स्ट्रेंथ है, पॉपुलेशन वाइज भी ज़्यादा ही होगी। मैनेजेबल था, आपने मैनेज कर लिया, कंट्रोल कर लिया। आज सिचुएशन बदल गई, वहां का जो लोकल मुस्लिम है वो प्रो इंडिया हो गया, इंडिया की तरफ रुझान हो गया। पीओके, मुजफ्फराबाद और इस इलाके का मुसलमान भी अब प्रो इंडिया दिख रहा है, गिलगिट बल्तिस्तान के अंदर भी प्रो इंडियन आवाजें आ रही हैं। तो अब सिचुएशन धीरे धीरे चेंज हो रही है। और आजाद कश्मीर में भी वही आजाद कश्मीर जिसको ये बोलते हैं, वो यही मुजफ्फराबाद वाला इलाका है, वहां पे प्रो इंडिया बात होने लगी। तो अगर मैं उसको ऐसे देखूं कि अगर ये पूरा इलाका हमारे कब्जे में होता तो मेरे ख्याल से इंडिया के लिए बहुत बहुत मुश्किल हो जाती उसको मैनेज करना। लेकिन अब वो परिस्थिति पलट रही है, बदल रही है। और ये जब चीजें पलटती बदलती है ना, तो ये फिर एक तो आसानी से पलटती बदलती नहीं है, और जब बदलती है तो आसानी से रुकती भी नहीं है, वो धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। और बढ़ने का कारण ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो तिलिस्म था, जो एक ऑरा था, और जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान की जो वो पूरा जो खेल था, वो ध्वस्त होते चले जा रहा है, वो क्रम्बल कर रहा है, पाकिस्तान कमजोर हो रहा है। इन सब लोगों को रियलाइज हो रहा है। सब नेशनलिज्म पाकिस्तान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। वहां पे पंजाबी दुश्मन है बाकी लोगों का, दैट इज हाउ इट इज पैनिंग। तो जब राजनाथ सिंह कहते हैं कि जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आप कब ले रहे हैं, वो कहते हैं कि ये अपने आप आएगा। हाँ, ये उसका बैकड्रॉप ये बैकड्रॉप है, धीरे धीरे वो शिफ्ट हो रहा है। हाँ, एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अ डे विल कम व्हेन पाकिस्तान विल गेट इनटू chaos, सिविल वॉर होगा वहां पर, सिविल चल ही रहा है एक लेवल से, वहां पे बहुत chaos होगा, वहां पे ये तोड़ फोड़ होगी। और अगर आप हर साल को कंपेयर करें 1947 से लेके 2025 तक, आप कोई भी तारीख ले लें, 1 जनवरी ले लें आप हर एक साल की, और आप एक ग्राफ अगर प्लॉट करें कि क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान का और अदर जो इंडिकेटर्स हैं इंप्रूव हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान स्ट्रांग हो रहा है, कमजोर हो रहा है, और ये ओवरऑल पाकिस्तान अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, वो ग्राफ नीचे गिरता चले जा रहा है। बिल्कुल भी उसके अंदर उछाल नहीं आएगा। 1940 कंटिन्यूअस ड्रॉप है वो। यस, तो एक टाइम तो आएगा जब ये ड्रॉप खत्म होगा, क्योंकि इट इज नॉट अ नेचुरल कंट्री। यस, जबरदस्ती वाला बनाया हुआ है, तो वो इट इज नॉट नेचुरल। जो और हमारे यहाँ दूध उफान पे है। हाँ, क्योंकि आग सही जगह लगी, आग सही तरीके से लगी हुई है, और रेगुलेटर सही तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। हाँ, तो जब ये बहुत बार ये बात होती है कि इंटरनेट क्यों काट दिया सापा आपने, या ये उधर एजुकेशन सिस्टम, वो रेगुलेटेड एक सही तरीके से, वेल प्लान्ड तरीके से डेवलप करने की एक कोशिश है कश्मीर को, इन अ वे कि उस समय इसलिए काटना जरूरी हो गया क्योंकि फिर आप नैरेटिव में हार जाएंगे, और नैरेटिव कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। फॉल्स इंफॉर्मेशन जो पाकिस्तान की तरफ से आती थी, वो कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। और जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी कितनी फॉल्स इंफॉर्मेशन आई है। तो आज की तारीख में इंटरनेट खुला हुआ है, आज की तारीख में तो सब देख रहे हैं वो। हाँ, मेरे तो कश्मीरी दोस्त हैं, तो वाकई वो हंसते हैं, हम तो बड़े खुल के बात करते हैं।